सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमूर में खुशामदीद। मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम शहर में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम की बढ़ने की वजह क्या है। आला अफसरान से, सड़कों पे घूमने वाले शहरियों से और उन मुतासरीन से भी बात करेंगे जिनके प्यारों को इन सड़कों पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहते हैं स्ट्रीट क्राइम के ऊपर? डाकू जो डकैतियाँ कर रहे हैं रोडों पर, ये सरेआम हो रही है, तो इसके बारे में क्या बोला जाए। सबको पता है कि डकैती आम है। किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? ये पुलिस ही कर सकती है, रेंजर्स कर सकती है, और कौन करेगा। ना जान की है, ना माल की है, ना इज्जत की है, कोई चीज़ की हिफाजत नहीं रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बंदा ना अपने आप को ख़त्म करने के कोशिश में है। हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हमारे, बस क्या बोले। अभी अगर कुछ बोल दो तो बस फिर बुरे बन जाते हैं। पुलिस क्या करती है? क्या करते? कुछ भी नहीं करती। हमारे घर के बाहर खड़े हुए थे, मोबाइल लेके चले गए। पिछले हफ्ते घर के बाहर, गेट के बाहर थे। रिपोर्ट क्यों नहीं कराते? क्या कराएं, उधर जाएंगे, उधर भी पैसे देने। फिर इससे अच्छा वही सोचते हैं मोबाइल तो वैसे ही नहीं मिलना, क्यों मिला फालतू पैसा ज़ाया करे अपने। 2-3 हज़ार पे वही चले जाते हैं अगर रिपोर्ट करवाने। थाने रिपोर्ट कराने इसलिए नहीं जाते कि पुलिस वाले भी पैसे ले लेते हैं रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। हालिया बहानों से तंग करते हैं। मोबाइल कब मिला है? हमारी बाइक चोरी हुई है, मोबाइल चोरी हुई है, ना मोबाइल मिला आज तक, ना बाइक मिली है। पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कराते लोग? पुलिस कंप्लेन करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस कंप्लेन का कोई फ़ायदा नहीं मिलता ना। एक मोबाइल के लिए आदमी कहाँ भागता फिरे। आप क्या समझते हैं? पुलिस वक्त ज़ाया करती है, बर्बाद करती है। यही चक्कर है बस। मोबाइल हकीकत यही है कि वक्त ज़ाया होता है बस। तो आदमी सोचता है कि डबल पैसे खर्चा भरना पड़ जाएगा, इसलिए आदमी ये जो है ना नहीं कर सकता, फिर पुलिस के चक्करों में लगता। और मोबाइल तो एक दफ़ा चला जाता है, वापस मिलता है नहीं, तो फ़ायदा है नहीं पुलिस की जाने के पीछे। बिल्कुल इस बारे में ये हकीकत है कि आम शहरी का वो जब मोबाइल फ़ोन छीनता है, अगर वो गलती से, इसको गलती कहा जाएगा क्योंकि वो थाने चला जाए, तो उससे कहा जाता है कि अपने मोबाइल फ़ोन का डब्बा लेकर आएँ, IMI लेकर आएँ। रिपोर्ट FIR जो है वो डकैती की दर्ज नहीं होती, उससे एक रोज़नामचे के ऊपर एंट्री या फिर एक दरख्वास्त वसूल की जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि ठीक है हम तलाश करेंगे। और इसी बहाने से आपने भी लोगों से सुना होगा और हम भी इस बात को बखूबी जानते हैं, देखते हैं शहर के अंदर इस तरह होता है कि उनसे पैसे तलब किए जाते हैं। कुछ किसी से चाय मंगवा ली जाती है, किसी को कहा जाता है कि कुछ पेपर वगैरह लेकर आ जाएँ या पेन लेकर आ जाएँ, फ़ोटो स्टेट करवा लें। ये इस तरह की चीज़ें थाने में रूटीन होती हैं। जब कोई शहरी लुटने के बाद थाने चला जाता है तो वो फिर एक दफ़ा फिर लुटता है। 64 अफराद जो है वो सिर्फ डाकुओं ने इसलिए मार दिए हैं कि उनसे मोबाइल फ़ोन छीनना या कुछ मामूली सी रकम छीनने के दौरान या तो मज़म्मत करते हैं, और अब तो ये देखा जा रहा है कि डाकू बिला वजह भी गोलियां मार रहा है। क्या समझते हैं? शहर के हालात बहुत अच्छे की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से सुधार होगा इसके अंदर? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि शहर के हालात जो है वो सुधार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन मोबाइल फ़ोन पे लूटा मारी और मोबाइल फ़ोन के चक्कर में एक इंसानी जान ज़ाया हो जाती है। तो उस टाइम पे ये है कि हालात बहुत कशीदा है। अब हुकूमत को चाहिए, आला वक्त को चाहिए कि इस पर ख़ास तवज्जो दे। बिलखुसूस वज़ीर आला सिंध साहब साईं तव्हां सिंधी आहियो, मां सिंधी में भी स्पीच कयां। ख़ुदा सिंधियुनि खे ॾिसो ऐं तव्हां ई जेको आहे एक्शन खणंदो त सभु कुझु थींदो, तव्हां न खणंदो त सर कुझु बि न थींदो। बराए महिरबानी इन ते ख़ासि तवज्जो जेको आहे सो ॾियो। आपकी बात काट रहे हैं। IG साहब कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम का रेशियो इतना नहीं है, CPLC के आदाद शुमार वो इतने तस्दीकशुदा नहीं होते, वारदातें इतनी ज़्यादा हैं नहीं जितनी बताई जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं? वारदातें आप लोग थाने में रिपोर्ट कराते हैं, क्यों नहीं कराते? सर मैं एक आम शहरी के हिस्से से बात कर रहा हूँ और वारदातें बिल्कुल है और 100% अगर मैं कहूँ इसका रेशियो है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अच्छा रही बात थाने की, तो सर थाने में क्या है, लुटते भी हमें, मरते भी हमें, उसके बावजूद हम थाने में जाते हैं तो पुलिस और काम हमें यही कहते हैं कि जी कौन सा मोबाइल था, किस टाइप का मोबाइल था, आप क्या काम करते हो और किस तरीके से आपने, अगर बिलफर्ज हम नॉर्मल एंड्रॉइड का भी बोलते हैं कि तो उनके ये सवालात होते हैं कि जी ये किस तरीके से आपने ख़रीदा। मैं सिंपल ये बात करूँगा कि इस वक्त जो है वो जितनी भी हुकूमत है वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है, इस वजह से कि देखें, गोया मैं कुरान की आयत बता दूँ कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने गोया सारी इंसानियत की
उसने मतलब उसका जो इनका जो भी यहाँ कत्लो गारत हो रही है, जो भी मर्डर हो रहा है, वो इस हुकूमत के ऊपर जाएगा। इनको बाद में जवाब देना है, आखिरत में इनको जवाब देना है। ये ना समझे कि इनको कोई जवाब नहीं देना, ये बिल्कुल पादर है। अगर ये गवर्नमेंट में आए हैं और अगर ये लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो इनको वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कराची के अंदर गैर मकामी पुलिस वाले हैं, गैर मकामी चौकीदार, गैर मकामी सिस्टम, तो किस तरीके से सही होगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला। यहीं के लोगों, यहीं के शहरियों, यहीं की आबादी के लोगों कम अज़ कम तो मामला कोई सिस्टम में बनेगा। छोटी सी बात, ना मारने वाले को पता है क्यों मार रहा हूँ, ना मरने वाले को बेचारे को पता है वो क्यों मर रहा है। तो लिहाजा इस कराची शहर के ऊपर नज़रसानी की जाए हमारी गवर्नमेंट को, मेरा तो यही मौका होगा। जी बिल्कुल, शहरियों का आपने सुना, उनका कहना ये है कि आवाम जो है वो शिकायतें तो दर्ज कराने जाती है लेकिन मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार होती है। यहाँ के शहरी जो हैं उनके मुख्तलिफ राय हमने आपको सुनवाई। मज़ीद हम आगे चलते हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ स्ट्रीट क्राइम होता था, अब तो साथ में कत्ल गारत भी हो रही है। यानी इंसानी जानों को इतना सस्ता बना दिया गया है कि अब 10,000 5,000 के लिए अगर थोड़ी सी भी कोई मुज़ामत करता गरीब इंसान, उसको देते हुए तकलीफ़ तो होती है, लेकिन 5-10 हज़ार 15 हज़ार के लिए उसको कत्ल कर दिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन यानी इंसानी जान की कीमत एक मुसलमान होने के नाते तो इंसानों के दिल में होनी चाहिए। यानी इंसानियत की तरबियत भी नहीं हो रही। लॉ एंड ऑर्डर तो चलो ठीक है, फेल है हुकूमत, लेकिन आवाम की तरबियत भी नहीं है कि अगर किसी को छीना झपटी करनी है तो कम से कम जान से कत्ल तो ना करे। कोई मुज़ामत कर रहा है, आपको कोई डर नहीं है तो मारना है तो पाँव में मारो भाई, जान से कत्ल तो ना करो। लेकिन ये है कि और पहले तो इसमें गुरु मुलविस होते थे, अब छोटे छोटे बच्चों को यह आदत बन गई है। छोटे 18-19 साल के बच्चे हैं, कहीं से गन उठाई और फिर बाज़ारों में और गलियों कूचों में लोग कत्ल करना। पुलिस के पास लोग नहीं जाते, शिकायत दर्ज नहीं कराते, आप क्या समझते हैं क्या वजह है ये? एतमाद की कमी है, लोग एतमाद नहीं करते। और अगर आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो लोगों को डर ये होता है कि लेने के देने ना पड़ जाए, एक नुकसान हो गया कोई दूसरा ही नुकसान ना हो जाए, ये मसला है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की राय सुनी, उनकी सारी चीज़ें जानी, किस तरह से शहरी इस शहर में सरेआम लूटमार की वारदातों का शिकार हो रहा है। आइए चलते हैं एक मुतासरा फैमिली की जानिब, उनसे बात करते हैं। एक फैमिली से आपको मिलवाते हैं जो कि बानी पाकिस्तान, जो जिस वक्त पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक चल रही थी उस वक्त इस ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ उसमें शामिल हैं। आज वही फैमिली, वही ख़ानदान इस शहर में किस तरह से उनके साथ क्या हो रहा है। उस एक अली रहबर नामी एक नौजवान जिसे सरे शाहरा पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया मामूली मोबाइल फ़ोन के लिए। उनके वालिद अख्तर सरोश हमारे साथ मौजूद हैं। आप जिस तरह से इस तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़र रहे हैं, अली रहबर के बारे में आप हमें बताइएगा कि किस तरह का वो आपके बेटा था, क्या उसकी ज़िंदगी थी? अली रहबर मेरा सबसे बड़ा बेटा था। उसका नाम भी रहबर था, उसके काम में भी रहबरी शामिल थी। बचपन से ही घर में मकबूल था, ख़ानदान में मकबूल, दोस्तों में, इलाके में, मोहल्ले में हंसता रहता था हर वक्त। और सबसे अहम बात, बेहतरीन क्रिकेटर था। परफ्यूम चौरंगी के सामने जो फ्लाईओवर नया बना है वहाँ पर शहीद किया गया था। और उसके बारे में हमें पुलिस से, लोगों से पता चला कि शायद मोबाइल के लिए छीना झपटी में उसकी शहादत हो गई। तो ज़िंदगी बड़ी टफ हो गई है। मैं आपको बताऊं कि अभी कल की बात है और ये वाक़या 28 तारीख का है, अली रहबर को शहीद करने का। इसके भाई, छोटे 2 भाई जो इसको अली रहबर की फातह खानी के लिए गए थे कब्रिस्तान, वहाँ से वापसी पर वादी हुसैन से सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब उससे पहले उनको 2 अफराद ने, जो बहरहाल क्या कहूँ मैं कौन थे क्या थे, वो बताते हैं कि 125 पे आए और उन्होंने जनाब बंद पिस्तौलें ली हुई थी और इतनी आज़ादी से घूम रहे थे पिस्तौल लेके जैसे उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। और उन्होंने आके जनाब उसे, उन दोनों से वो उनके जितने मोबाइल वगैरह थे उनसे छीन लिए। अब हैरानी की बात है, अभी हम एक की ज़िंदगी को रो रहे हैं, इस वक्त हमारा दुख नहीं। ये तो शुक्र अदा कि अल्लाह ताला ने कि इनकी ज़िंदगी बच गई। तो सब आम शहरी को असला लेके चलने पे पाबंदी है, आम शहरी असला रख नहीं सकता, डाकुओं को खुली इजाज़त है। इस शहर बेअमा को कोई तो अमान दे। मैं शायर हूँ बेसाख्ता मेरे मुंह से निकलता है। जिस शहर में बेमौत भी मर जाते हैं इंसान, उस शहर में जीने का हुनर ढूंढ रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कौन लोग हाकिम हैं, कौन लोग बाइख्तियार हैं
कौन लोग बाइख्तियार हैं कि जिनको ये तकलीफ़ें नज़र नहीं आ रही। आम शहरी की ज़िंदगी अजाब बन गई है। वो अगर सिफारिश होती है हमारे पास, या इस मुल्क में सिफारिश का कल्चर ना होता, तो वो टेस्ट प्लेयर होता। उसका नाम होता इसलिए कि वो बचपन में इंज़मामुल हक़ कहलाता था, और अभी उसने 4000 रन बनाए 85 इनिंग पे। 85 इनिंग में 4000 रन उसने बनाए। हर दूसरी इनिंग में तो उसकी सेंचुरी होती थी। अली रहबर अपने बच्चों की ईद की तैयारी में लगे हुए थे और उन्होंने बस दूसरे दिन ईद की तैयारी करानी थी बच्चों की कि ये हादसा हुआ। उस दिन एक मोटरसाइकिल पे उन्होंने मोटरसाइकिल पे जंगला लगाया था, वो मोटरसाइकिल भी फरोख्त कर दी थी। उसकी शायद पेमेंट लेकर आ रहे हो। ये भी कहीं से मुतमईन हुए आप किसी बात से पुलिस की? देखिए, वैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ख़ुद पुलिस का मतलब तरीक़ाकार है, या बहुत सी जगह ये है कि बहुत चीज़ें राज रखा जाता है। अगर ओपन कर दें तो दुश्मन जो है या मुजरिम जो है वो होशियार हो जाता है। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ हर शख्स से, जिसके पास इख्तियार है और जिसके पास इख्तिदार है, कि वो ऐसा काम करें जिसे नतीजा खेज कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम चलते हैं अफसरान के जानिब, जो इस बात के दावे करते हैं कि शहर में वो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और डाकुओं को दबोचने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। उधर चलते हैं। हम मौजूद हैं एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक के साथ, और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ किस तरह बढ़ा, इसकी क्या वजूहात थी, और अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो शहरी हैं वो क्यों खौफज़दा हैं, और जो डाकू हैं वो उन्होंने ये ट्रेंड क्यों अपनाया कि वो शहरियों को गोलियां मार रहे हैं। अब अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, शहर में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं इसकी बढ़ने की क्या वजह रही हैं, और थोड़ा सा ये बताएगा और कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो मुल्ज़िमान जो है वो अब शहरियों को कत्ल कर रहे हैं? देखेंगे, कराची में एक क्राइम का स्पाइक आया हुआ था पिछले 2-3 महीने से। ख़ास तौर पर रमज़ान में हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम काफ़ी बढ़ गया। तो उसके डिफरेंट रीज़न्स हैं और उसकी डिफरेंट वजूहात हैं, लेकिन इसी में हमने ये भी देखा कि वायलेंट क्राइम में एक इंक्रीज़ आ गया और लोगों को, शहरियों को इसमें गोलियां लगने लगीं। तो पुलिस ने ज़ाहिर है इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया और हमने सेंट्रल में 100% हमने अपने सारे केसेस ट्रेस किए, जैसे डकैती, मर्डर वाले, और उसमें जो डाकू थे उनको हलाक भी हुए, जिसमें हमारे आप समझें कि पिछले 3 महीने में 16 के करीब पुलिस मुकाबलों में जो है वो डाकू हलाक हुए और 70-80 के करीब ज़ख्मी हुए। लेकिन जो हमने इसकी तफ्तीश में रीज़न देखी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काफ़ी जो डकैत थे वो रिपीट ऑफेंडर्स थे, पहले भी मतलब जेल जा चुके थे और उनका हौसला भी काफ़ी बढ़ा हुआ होता था। सेकेंडली इसमें यह है कि ड्रग्स के इस्तेमाल जो है उसकी वजह से अक्सर जो ये डाकू हैं वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, और जब कोई डकैती मज़म्मत होती है तो उसमें इनसे गोली चल जाती है, जिसका ज़ाहिर है कि वो नुकसान होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अवाम जो है वो इसी वजह से खौफज़दा है कि ज़ाहिर है कि जब इसमें वारदात बढ़ती है तो उसमें मज़म्मत के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये सारा एक सिचुएशन है जिसको पुलिस टैकल कर रही है। क्या वजह है? इन्वेस्टिगेशन में तफ्तीश की कोई वीकनेस है या अदालती कोई निज़ाम है जिसकी वजह से ये मुल्ज़िमान जो है वो पकड़े जाने के बावजूद चंद ही दिनों में बाहर आते हैं और फिर उसी तरह से अपनी वारदातें करते हैं? देखें, क्रिमिनल जो है वो हमेशा क्राइम करते हुए सोचता है कि इसके बाद मैं पुलिस से कैसे बचूंगा। अक्सर जो मुद्दई मुकदमा होता है उसकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, वो आगे शनाख्त परेड नहीं कराने आते। कि अब पुलिस ने डिसाइड कर लिया है कि हम जिस हद तक हो सकता है मजबूत केसेस बनाएंगे, मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड कराएंगे, रिकवरीज तक जाएंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मजबूत से मजबूत केस अदालत में पेश करें। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, तवक्का है इन्हीं अदालतों से और इस सिस्टम से कि हम उनको सज़ाएं भी दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे ज़ीशान शफीक एसएसपी सेंट्रल, और इनका कहना था कि इन्होंने महदूद वसाइल में रहते हुए एक बेहतरीन जो है वो काम किया और मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों से जो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाक़ों में लूट मार के दौरान मज़ाहमत करने पर शहरियों की जानें ली, वो केसेस डिटेक्ट कर लिए गए, मुल्ज़िमान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और जो मुल्ज़िमान थे वो मुतादिद बार गिरफ़्तार होकर जेल जा चुके थे। अब साथ ही आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी
जिनका घर का प्यारा अली रहबर जो है कि डाकुओं की फायरिंग से मारा गया, उसकी तफ्तीश भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जारी है। साथ ही जो शहरी हैं उनका जो कहना था कि उनका एतमाद जो है वो पुलिस पे नहीं है, इसी कई वजूहात हैं जिसकी वजह से शहरी जो है वो पुलिस पर एतमाद नहीं कर पाते। इसी तरह पुलिस का कहना ये है कि शहरी अगर वो थाने आएंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और अपने जो केसेस है उसको परसू करेंगे, अदालतों तक जाएंगे, तो मुल्ज़िमान जो गिरफ़्तार किए जाते हैं उनको ज़रूर सज़ाएं मिलेंगी। हुकूमत ने इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। इसहाक डार की बतौर साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी कैसी रही और वो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। भाईजान बताइएगा कि इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, आप उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? फ़िलहाल तो अच्छी है सर। एज़ पर प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है मैं जो देख रहा हूँ, तो इससे पहले जितने भी आए हैं, जितने भी ये फाइनेंस के हेड आए हैं, मुझे तो उससे तो बेहतर ही लग रहा है। क्योंकि जिस दौर में रिज़वान शरीफ का हुकूमत थी, आपको पता है कि उसमें काफ़ी हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को भी प्रॉम किया, हमने डेवलप किया, हमने काफ़ी चीज़ों में डेवलप किया। हम लोग काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छी चीज़ों पे इस्टेब्लिश हो गए थे हम लोग। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो धर्म तख्ता हुआ, उसके बाद हमारा क्या हाल हुआ। तो मैं थिंक इसहाक डार इज़ बेटर चॉइस। जी आपने इनकी राय सुनी, वो कह रहे हैं कि इसहाक डार बेहतर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। आप इसहाक डार साहब की एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कारकर्दगी से मुतमईन हैं, आपकी उनसे क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है, बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसहाक डार पहले भी बहुत अच्छे काम कर चुके हैं वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर, और ये डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का जो फ़ैसला है हुकूमत का, बिल्कुल इससे हम एग्री है। आवाम में भी खुशी की बात है, बहुत अच्छा फ़ैसला है हुकूमत का ये। और वज़ीर ख़ज़ाना भी अच्छे वज़ीर ख़ज़ाना रहे पाकिस्तान के, इंशाल्लाह आगे दिनों में फ़ायदा होगा आवाम को। अगर आप आए हैं तो आप हम आर्टिस्ट को भी हमें आप देखें, और एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, उसको आप ज़रूर फोकस में रखिएगा। कि यहाँ से नीला गुंबद से उठे और जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठ गए, नीला गुंबद से उसे एयरफोर्स के जहाज़ पे बैठे बाहर चले गए, वापस आ गए। सिर्फ ये कैलिबर है इनका, तो मेरे ख्याल में इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है, ना पहले थी ना अब है। सर से दरख्वास्त है कि स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करें, सोचें, उनके बारे में आसानियाँ पैदा करें। एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही वो काम करते रहे हैं, तो वो तो हम लोग देखते ही रही उनकी परफॉर्मेंस। सब देखें, नहीं उनकी ड्यूटी है तो उससे हम एक्सपेक्टेशन पे उतरते हैं कि नहीं। एक्चुअली वैसे ये तो कोई ऐसा हमें अभी ड्यूटीज़ तो उनकी कोई फाइनलाइज नहीं हुई कि उनके पास क्या ड्यूटीज़ होंगी। तो अभी तो हम यही समझते हैं कि शायद इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो फंक्शंस वगैरह में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं बनना चाहिए उन्हें इसहाक, नहीं। किसी की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं? नहीं सर, जब वो मुल्क का पैसा लेकर बाहर चले गए थे, फिर वापस आके उन्होंने अपनी वो सारी पे भी ली है, सब कुछ लिया है, तो उनको नहीं आना चाहिए। सर अगर उनकी माजी की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उसका इवेलुएशन की जाए तो वो मेरे ख्याल में इकॉनमी के लिहाज से तो इतनी बेहतर नहीं थी। फॉरेन मिनिस्ट्री में उनका एक्सपोजर नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए इनके पास और बहुत सारे लोग थे। ये तो सिर्फ उनको जो है वो जिसे हम कहते हैं ना कोरम पूरा करने के लिए रखा गया। अब मुझे लगता है कि कैबिनेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहसिन नकवी को डेटर करने के लिए कि उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ना बना दिया जाए, इसके लिए जो है वो उन्होंने इसहाक डार साहब को जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है। आप किसी को कोई भी ओहदा दे रहे हैं, किसी को कुछ भी दे रहे हैं, हमारे से उसका कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए है ही नहीं। वो जिनके लिए है उनके लिए वो डेफिनेटली, अगर वो किसी ने उन्हें लगाया है, अथॉरिटी ने लगाया है, तो डेफिनेटली उनके लिए वर्क करेंगे, हमारे लिए करेंगे नहीं तो हमसे सवाल पूछने में मेरे ख्याल बनते ही नहीं। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के बारे में आपने लाहौर के अवाम की राय जानी, आइए अब जानते हैं लाहौर के ताजरों से कि वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के बारे में क्या राय रखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर की ताजर बरादरी जो है वो हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इसहाक डार जो एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त काम कर रहे हैं। सर बताइएगा कि आपकी क्या तवक्कुआत हैं? जी मेरे ख्याल से तो इस टाइम हर बिज़नेस के लिए सहूलियात पैदा करनी चाहिए। इसहाक डार साहब के साथ मैं बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट और DHA एसोसिएशन और कई ओहदों पे हमने उनके साथ
काफ़ी जगह पे काम किया, उनके साथ मीटिंग्स हुई। वो उनको बिल्कुल कोई विजन नहीं है मुल्क चलाने का, उनके पास कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जिससे वो मुल्क को आगे लेके जाएं। वो सिर्फ 2-4 भूल भुलैयाँ हैं और बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से वो मुल्क को चला रहे हैं। आपके सामने पूरी कौम जानती है, पीछे उन्होंने जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क किया, इसी तरह आज भी है। इन्होंने इंडस्ट्री बंद कर दी, इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर बंद कर दिया, जिस पे गवर्नमेंट की 1% भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। ओवरसीज़ के बाद सेकंड नंबर पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, तकरीबन 15,000 अरब के राउंड अबाउट जो रेवेन्यू जनरेट होता गवर्नमेंट को जाता था। इसहाक डार साहब को इससे पहले भी मौका मिल चुका है और अब फिर उनको मौका मिला, बल्कि उनको चाहिए जो पहले वो काम नहीं कर सके अब उनको मौका मिला है, उनको करना चाहिए। तो बिजनेसमैन को ज़रा थोड़ा सा उनको ज़रा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, थोड़ी आसानी पैदा करनी चाहिए, टैक्स में रिलीफ देना चाहिए। और अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। तो हमने ये पे कर दी है, इसके अंगेज़ आपको जी ये तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ये सिक्योरिटी मिलेगी जी। तो बस ये है कि जो ये पहले नहीं कर सके इनको चाहिए कि आप ये कर लें। डेफिनेटली हमारी तो उनसे बड़ी जो ना स्ट्रॉन्ग तवक्कुआत है, क्योंकि वो सारी इकनॉमिक सिचुएशन को भी समझते हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने में, उसको भी वो समझते हैं। तो आज यहाँ इस सेमिनार में यही बात हुई है कि जो टैक्सेस हैं उनको कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना इंसेंटिव देने चाहिए, ताकि जो बाहर पैसा जा रहा है, जो बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट हो रहा है, उसको पाकिस्तान में रखा जाए। पाकिस्तान में बहुत पैसा है, लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिर्फ यह है कि यहाँ जो डर खौफ है और एक्सेसिव जो टैक्सेशन है उसको कम करना चाहिए, फिर बैंकों के रेट कम करना चाहिए, एमनेस्टी देनी चाहिए कि जो हिडन पैसा है वो बाहर आए और डॉक्यूमेंट हो और किताबों में आए, उसकी वजह से हर साल गवर्नमेंट को टैक्स पेयर ज़्यादा मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये रियल ट्रेड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसको रेगुलेट किया जाए, ताकि जो गैर कानूनी और बोगस स्कीमें हैं उस वजह से खरबों रुपये ज़ाया हो जाते हैं, उनको चेक किया जाए। जो लोग पैसे लेते हैं वो डिलीवर करें, चाहे वो प्लॉट देते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट देते हैं, चाहे वो दुकान देते हैं, वो डिलीवर करें। और इसके साथ साथ टूरिज़म और रियल ट्रेड को कंबाइन किया जाए। और हमारे नॉर्दर्न एरिया, हमारा जो है ना बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर ग्वादर, इस तरह जो हमारे KPK और तमाम दूसरी जगह हैं जो टूरिज़म के लिए बेस्ट हैं, और पिछले साल पाकिस्तान बेस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ तो बहुत काम हो सकता है। दुबई तो हमारे मुकाबले में चीज़ ही कुछ नहीं है, वहाँ तो सहराई तक रहा है, जहाँ दरिया हैं, समंदर हैं, हमारे रेगिस्तान है, हमारे जो है ना कोस्ट इतना खूबसूरत बेल्ट है, यहाँ बहुत पैसा आ सकता है। लेकिन इसको प्रमोट करें और सबसे बड़ा कि जो सस्ते कंस्ट्रक्शन के जो स्कीमें हैं वो लेके आएँ, गरीब आदमी को सब्सिडाइज रेट के ऊपर कर दें, ताकि 10 साल के अंदर वो पेमेंट करे, ताकि उसके लिए इजी हो कि अपने लिए वो छत हासिल कर सके। उन्होंने पहले भी एक शब खून मारा था रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे और काफ़ी इस जो मार्केट है उसको क्लैप्स किया था। उसके बाद फिर थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई, एमएससी दी गई, तो मार्केट बेहतर हुई और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देखें यहाँ से जनरेट हुआ, जो किसी भी मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मैं समझता हूँ ज़बरदस्त है। और रियल एस्टेट ने हमेशा अपना एक अहम एक कलीदी किरदार अदा किया और मुल्क की जो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और होपफुली आगे भी हम यही ऐसे कमर बस्ता हैं कि अगर रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा रिलीफ दिया जाए तो हम मुल्क पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम जो फंड्स हैं, जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करके जो हमारी मईशत है उसको बेहतर कर सकते हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन का, और मैं ऑल लाहौर की तरफ से ही जो है ना मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम खुशामदीद कहते हैं इसहाक डार साहब को, क्योंकि वो इसहाक डार साहब बहुत अच्छे तरीके से इन मामलात को बारीकी से देखते हैं। लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई थी इसहाक डार से साहब से 7E के वाले से भी मीटिंग हुई थी, जिसमें हमें वक्ती तौर पर कुछ रिलीफ मिला था उनकी गवर्नमेंट के होते हुए। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि इसहाक डार साहब को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इकदाम करने चाहिए, जिसके लिए बहुत अहम इकदाम ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैक्स फ्री जोन दिया जाए, ताकि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए जो है वो जो इंसाफ का निज़ाम है उसे शफाफ किया जाए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पर जो लाएँ उन पर जो इन्वेस्टमेंट करें, जो रेमिटेंस लाएँ उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हो गया। बकाया जो है वो टोटल वैल्यूएशन जो है, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर गवर्नमेंट मजमूई टैक्स करके 1 लगा दे। हमें बता दिया जाए कि हमने जनाब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 5 लाख देना है, 6 लाख देना है, 7 लाख देना है। इस टाइम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 13 से 14 लाख रुपए तक टैक्स चला गया। अगर 3 मरतबा प्रॉपर्टी 1 साल में बेच लें तो 30 लाख या 36 लाख रुपए उसका ये उठ जाता है। तो ये इसहाक डार साहब क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी जो है उनसे ख़ास तौर पे रियल एस्टेट कम्युनिटी जो है हमारी, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही है कि वो
इन्हें बहुत अच्छे तरीके से टैकल भी करेंगे। एक और चीज़ ये है कि रियल एस्टेट में जितना पैसा बाहर गोल्ड में लगता था, डॉलर में लगता था, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि वो पैसा है जो हिडन पैसा और छुपा हुआ पैसा है, उस छुपे हुए पैसे को डॉक्यूमेंट करने के लिए, ओपन करने के लिए हमें एमनेस्टी देनी चाहिए, ताकि हमारे टैक्स जोन में के अंदर वो पैसा जो उसकी एक बहुत बड़ी तादाद है वो आ सके। जितना नुकसान उसकी वजह से रियल एस्टेट को हुआ है ना जी, कभी हुआ ही नहीं। और डिमांड तो ये देखिए, सबसे पहले ये कि जो ओवरसीज़ हैं, जितनी भी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है, हम $1 अरब लेने के लिए IMF के आगे लेटे हुए हैं। वो ऊपर भंगड़ा भी डाल रहे हैं और मार भी रहे हैं। और हम और जो लोग बाहर से अरबों डॉलर भेज सकते हैं उनके लिए टैक्स फ्री जोन बना दें। मोटरवे पे इंटरचेंज है, हर इंटरचेंज के आगे एक बिजनेस बनाएं, हब बनाएं, इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं, साथ एक उनके लिए टैक्स फ्री जोन इन्वेस्टमेंट के चांस बना दें। देखिए, एक्सपेक्टेशन मेरी कुछ भी नहीं है, और लेकिन मेरी डिमांड ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान के अंदर आप जो है वो रियल एस्टेट कम्युनिटी को टैक्स लगा दें, जो आपकी मर्जी है उतना टैक्स इंपोज करें, लेकिन बदले के अंदर पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दें, पाकिस्तान रियल एस्टेट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दें। आज पाकिस्तान से सरमायाकारी दुबई जा रही है, उसकी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इज़ लीड्स इंटरेस्टेड। हुकूमत पाकिस्तान का फोकस तो है टैक्स इकट्ठा करने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी नहीं है कि हमने फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे करनी है, अपने इन्वेस्टर को, अपने क्लाइंट को, रियल एस्टेट ब्रोकर को, रियल एस्टेट डेवलपर को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करना है। ये फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन है, बीइंग ए पाकिस्तानी। हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, इन तीनों चीज़ों में रियल एस्टेट कम्युनिटी को आपको चीज़ फराहम कर रहे हैं। आप टैक्स तो ले रहे हैं, टैक्स इस बात का ले रहे हैं कि कमाई ज़्यादा है या प्लॉट की कीमत ज़्यादा है। देखें, आप यहाँ पे, ये मेरी बात आप लिख लें, आप यहाँ पे टैक्स अपनी मर्जी का इम्पोज कर दें कि ये टैक्स है, ये फिक्स है, इसके बदले आपके NOC क्लियर है, इसके बदले ये प्लॉट के बारे में सवाल जवाब नहीं होगा, इसके बदले जो है आपको कोई लीगल इशू नहीं होगा। लोग टैक्स देने को तैयार हैं, लोगों को कोई टैक्स चोरी करने का शौक नहीं है। टैक्स चोरी करने पे मजबूर करता है सिस्टम। आप सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करें, इंशाल्लाह यहाँ से, इसी कम्युनिटी से, इसी इंडस्ट्री से आप अरबों डॉलर इकट्ठा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर सिस्टम बेहतर होगा तो अरबों रुपए जो हैं वो इसी सिस्टम के ज़रिए, टैक्स कलेक्शन के ज़रिए इकट्ठे किए जा सकेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब से क्या एक्सपेक्टेशंस और क्या डिमांड हैं। सर बताइएगा, वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, तो आपकी उनसे क्या डिमांड और एक्सपेक्टेशंस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं और ही नोज़ के बिज़नेस कम्युनिटी के इशूज़ क्या हैं। तो जब तक हम अपनी इकॉनमी को कैसे हमने मजबूत करना है, तो जब तक हम अपने रुपए को मुस्तहकम नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ पर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, और सबसे जो बहुत ज़रूरी बात है कि हम टैक्स पेयर को इज़्ज़त नहीं देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, आसानियाँ पैदा की जानी चाहिए। और अगर हम इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं तो रियल स्टेट सेक्टर को चलाना बहुत ज़रूरी है। हमें उसके लिए इंसेंटिव्स देने होंगे, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा, हमें एमनेस्टीज़ देनी होंगी, हमें सिस्टम को आसान करना होगा। और टैक्स बेस को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें भी ये पता है कि जब तक हम टैक्स देने के फ़वाइद नहीं देंगे तब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, चूँकि हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्हें पता है इशूज़ क्या हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे और एमनेस्टी के वो बहुत हक़ में हैं, मुझे पता है कि वो एमनेस्टी के बहुत हक़ में है कि वो पैसा जो इस वक्त डिक्लेयर नहीं हो रहा, वो पैसा जो इस वक्त छुपा हुआ है, वो पैसा इकॉनमी में आए और कंट्रीब्यूट करें। जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब का कहना है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हैं, उन्हें पता है कि इकॉनमी कैसे ठीक करनी है और वो एमनेस्टी के हक़ में, और वो उम्मीद करते हैं कि वो एमनेस्टी स्कीम लाएंगे जिससे ताजर जो हैं और जो शहरी हैं पाकिस्तान के, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हमारे मुल्क में कोई भी अहम मौका हो, चाहे इलेक्शंस हो या कुछ हो, इंटरनेट पर और सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी जाती है। एक्स यानी कि ट्विटर, पिछले 3 माह से उस पर पाबंदी आयद की गई है। हमारे नौजवान नस्ल का आधे से ज़्यादा हिस्सा ऑनलाइन अर्निंग करता है। क्या ये इक़दामात उनकी अर्निंग को मुतासिर नहीं करते? क्या ये हमारे मुल्क के ज़र मुबादला को मुतासिर नहीं करते? ये सारे सवालात आज हम करेंगे नौजवानों से, जो कि इंटरनेट को, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं नौजवान से और उनकी राय जानते हैं। देखिए, जो ट्विटर और सोशल मीडिया है, ये लोगों के लिए एक अहम ज़रिया है इंफॉर्मेशन का, क्योंकि एक बात चीज़ ऐसी होती है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में नहीं दिखाई जाती, और सोशल मीडिया पर लोग अपने इज़हार ख्याल बखूबी कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल में ये एक लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंस है अपने बात पहुंचाने में, और इसको बंद नहीं होना चाहिए। आजकल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया को आप लोगों के सबके सामने है। जिस तरह सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन आती है बलूचिस्तान से लेकर वज़ीरिस्तान तक, वज़ीरिस्तान से लेकर पूरे फाटा, केपी, बलूचिस्तान, पंजाब, सब में जहाँ भी कोई भी छोटा सा वाक़या होता है सबसे पहले सोशल मीडिया पे आती है। हमारे मुल्क में आए रोज़ सोशल मीडिया पर और बाकी इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी जाती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि इससे कोई इफ़ेक्ट होता है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम जावेद है और मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मैं यहाँ की फ़र्स्ट फीमेल ब्लॉगर के नाम से जानी जाती हूँ, तो ये चीज़ तो मैं बेहतर अंडरस्टैंड करती हूँ कि सोशल मीडिया की बंदिश हम जैसे लोगों के लिए कितनी हर्डल्स क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा मुल्क इज़ कमिंग ऑन द टॉप, जो कि यहाँ पर फ्रीलांसर मार्केट कितनी स्प्रेड हो रही है। सो आप ये देखें कि अगर हमारे पास यही चीज़ें बंद हो जाएंगी, बेसिक नेसेसिटीज़ जो कि स्टेट का काम है हमें प्रोवाइड करना, तो अगर वो हमें हमारे इस बेसिक राइट से भी महरूम कर रहे हैं, तो आई गेस कि हम इसमें मायूसी देख रहे हैं अपने फ्यूचर में। आपको क्या लगता है कि अर्निंग पे कोई अफेक्ट पड़ता है या आपकी कोई स्टोरी, कोई अर्निंग स्टोरी हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुताइक बलजैदी है और मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं खुद अपना बिज़नेस चला रहा हूँ। हमारा बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट का काम है, हम ऑनलाइन ही सर्विसेज और कंसल्टेंसी देते हैं, तो हमारा बिज़नेस इफेक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्स बंद होता है या जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बंद होते हैं, हमें हर्डल्स होती हैं, हम अर्निंग नहीं कर सकते, हमारा वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो जनरेट नहीं हो सकता है। तो इसलिए होना तो ये चाहिए कि हमारे लिए वो फैसिलिटीज़ दें, न कि हर्डल्स क्रिएट करें। मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया के हवाले से कोई पॉलिसी वगैरह बनानी चाहिए कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस, एक्चुअली ख़ास तौर पे अगर मैं एक्स के बारे में बात करूँ, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं स्पेस एंथुसियास्ट भी हूँ। इन्वेस्टमेंट जब इस तरह की चीज़ों से बंद तो आएगी बाहर से, लेकिन इसके अलावा एक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि बाकी किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती। यानी कि टेक्निकल चीज़ें जो भी होती हैं, वो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रही हैं एग्जैक्ट, वो हमें किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बंद करना चाहिए। ठीक है, आप मुझे एक्स की बंदिश के हवाले से बताइएगा कि चूँकि 3 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि ट्विटर बंद है। ट्विटर एक ऐसी ऐप है जो कि अथेंटिक भी हमें लगती है कि यहाँ पे लोग जो है वो ऑफिशियली अथेंटिक ट्वीट्स करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ का स्प्रेड होने का ख़तरा होता है कि इससे हमारे मुल्क में एक्सट्रीमिज़म भी बहुत बढ़ रहा है। तो अगर हम एक ऑथेंटिक सोर्स को, जिसको लोग काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, तो अगर हम उसकी बंदिश पर आ जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा जो ये यूथ है ये अगेन डिस्पेयर में चला जाएगा। एंड अगेन वी आर लीडिंग आवर यूथ टुवर्ड्स दिस एक्सट्रीमिज़म कि वो फिर स्टेट के अगेंस्ट जाएँ। सो स्टेट नीड्स टू थिंक अबाउट दिस। सो या आई वुड लाइक टू से आज के प्रोग्राम में हमने बात की नौजवानों से जो कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि इससे ज़र मुबादला तो मुतासिर होता है, उनकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। वेलकम बैक। आज हम जानेंगे एक ऐसे फ़र्द की कहानी जो पोलियो से मुतासिर हुआ है और उससे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। इसके अलावा हम उनसे ये भी जानेंगे कि उनका क्या पैगाम है उन लोगों के बारे में जो आज भी अपने बच्चों को पोलियो के खतरे से महरूम रखते हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। इस टाइम में मौजूद हूँ ज़फ़रुल्लाह की दुकान पे जो पोलियो से मुतासिर हैं। इनका कहना है कि जब ये 20 दिन के थे तो इनको पोलियो का जो मसला शुरू हो गया था और ये इस मर्ज़ में लाहक हो चुके थे। इस मुश्किल हालात में ये उन वालिदैन को क्या पैगाम देंगे जिनके बच्चे जो हैं वो पोलियो अफेक्ट हो चुके हैं और वो अपने बच्चों को पोलियो की तरह नहीं पिलाना चाहते हैं। जी ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि आपको ये पोलियो के मर्ज़ कैसे लाहक हुआ और क्यों लाहक हुआ? जब बचपन में हम छोटा था, 20 दिन का था, पोलियो मर्ज़ मुझे मार दिया। तकरीबन बहुत तकलीफ 7वां साल पर हम पैर पर चला, बहुत तकलीफ से मिसाल महसूस हो रहा था, थक रहा था, में भी मसला हो रहा था। इस वजह से नहीं पिलाया बोलता है जिसमें कोई मिलावट या अंग्रेज़ों का वो सिस्टम आ रहा है, मगर जो मुलाई साहिबों ने जो सिस्टम चलाया वो उसमें कुछ नहीं था। दरपेश सार काम है तो और किसी और के साथ काम नहीं कर सकता है, माजूरी की वजह से जो सा काम हम कर रहा था दर्जी के काम, उसी वजह वो भी हम शोल्डर में 5 ऑपरेशन किया,
इसी वजह से मैं एक और काम कर नहीं सकता। फिर वालिद साहब ने अपनी दुकान पर बिठाया, बस सिर्फ कोई बैठो और काम आप कर नहीं सकते हैं, इसी वजह से माजूरी की वजह से। तो आप जो दूसरी जगहों पे जाते हैं, बैंक जाते हैं, NIC बनाने जाते हैं, वहाँ पे आपको क्या मसाइल पेश आते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या आपको चलने में मसला होता है, या आपके लिए वहाँ पे कोई स्पेशल सीढ़ियाँ नहीं लगाई गई हैं, या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं दिया, आपको क्या मसाइल पेश आते हैं? जब सीढ़ी में भी मसला हुआ, तग नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है और काम भी नहीं कर सकते। वैसे शनाख्त कार्ड जो मैंने बनाया था, बस वो तकलीफ उधरी माजूर कार्ड बनाया था, बहुत तकलीफ से बनाया। ज़फ़र साहब, आप इस बहुत बड़ी दर्द से हैं, आपकी आंखों में भी आंसू आ चुके हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप उन वालिदैन को क्या मैसेज देंगे कि जो अभी भी बच्चों को इस कतरों से महरूम रखते हैं? उनकी अपनी सोच है, क्योंकि आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं और इतना अरसा आपको हो गया है, तो आप उन वालिदैन को ऐसा क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं? उसको गुजारिश करता है अपने बच्चों को पोलियो खिलाए, इसमें कोई मसला नहीं है। जो भी है वो इनकार करता है, फिर हमारा हालात की वजह से देख ले। जी, ज़फ़रुल्लाह साहब का जो उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके हैं, अपने मुश्किलात का जिक्र करते हुए उनका यही कहना है कि सिर्फ चंद कतरे, जो 3 कतरे हैं, वो ना पिलाने की वजह से मैं आज जो हूँ पोलियो जैसी बीमारी में मुब्तला हो चुका हूँ। और उनका यही कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी बताएं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी आम आदमी की तरह गुजरे और उन्हें भी इनकी तरह मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपने ज़फ़रुल्लाह की मुश्किलात सुनी और अब मेरे साथ पोलियो वर्कर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज के दौर में भी लोग और वालिदैन स्पेशली अपने बच्चों को पोलियो क्यों नहीं पिलाते और इन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी मानुल्लाह साहब, बताइएगा, जब आप लोग फील्ड में निकलते हैं, आप लोग की टीमें निकलती हैं, तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि आप लोग पोलियो के कतरे लोग क्यों नहीं पीना पसंद करते और क्या मुश्किलात हैं? ऐसे है कि लोग अभी भी इनके वही खदशात है कि खुदा न खास्ता अगर हमने बच्चों को पोलियो कतरे पिला दिया तो हमारे बच्चे अपाहिज होंगे, या वो बोलते हैं कि ये इसमें अभी भी इनकी खदशात ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारे मुश्किलात ये है कि लोग हमसे बच्चे छुपाते हैं और या फिंगर मार की उनकी डिमांड ज़्यादा होते हैं, या बच्चों को घर से किसी और पे भिजवाते हैं। हमारे मेन मुश्किलात ये है कि लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं है। इस 2024 में अभी भी लोगों में यह अवेयरनेस नहीं है कि अगर हम अपने बच्चों को नजोड़ी से पहले, बीमारी से पहले, माजरी से पहले इसको हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो ताकि हमारे बच्चे आने वाले वक्त में माजूर ना हो। मुश्किलात तो कोटा जो है सिटी एरिया है, इसमें आबादी भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हर लोग आते हैं। जो यहाँ से वायरस जाते हैं वो किसी और इसमें, देहात में जो है वो एक कम्युनिटी रहते हैं, अगर एक कम्युनिटी से आप बात करने की मुश्किल नहीं। यहाँ क्वेटा डिस्ट्रिक्ट में मुश्किलात की ज़्यादा कि यहाँ पे हर कम्युनिटी, क्योंकि बलूचिस्तान के हत्ता के दुनिया के हर बंदा यहाँ पे आते हैं, यहाँ के बच्चे भी आते हैं, यहाँ पे बच्चे रहते भी हैं, मगर इनमें मुश्किलात ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल सिंपल नेगेटिव जा रहा है तो कोशिश पॉजिटिव जा रहा है। कोशिश हम लोगों का ये है कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहा है, जिस घरों में छुपे हुए हैं या वो अपने बच्चों को छुपाते हैं, जैसे हम ग्रे हाउसेस के नाम से उसको बोलते हैं, तो उनकी हम कोशिश ये करते हैं कि वो बच्चे अपने वैक्सीनेशन करवा दिए। मुश्किलात है क्योंकि कोटा एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है मगर इनमें आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सारे लोग आते हैं, जिधर से भी बलूचिस्तान की जितना अज़ला है उसकी कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं, तो मुश्किलात यहाँ कोटा में बहुत ज़्यादा है। जी, आपने सुना कि आज के दौर में भी बलूचिस्तान के में मुख्तलिफ लोग रहते हैं और उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो इतना अब तक इस पोलियो के कतरों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वो अपने बच्चों को, जैसे कि इनसे जाना कि वो बच्चों को छुपाते हैं इनसे, और वो अपने बच्चों को तादाद इनको नहीं बताते, क्योंकि उनके ज़हन में यही है कि ये जो कतरे हैं, ये अगर ये वाकई पोलियो से बचा सकते हैं तो ये फ्री क्यों मिल रहे हैं। उनके ज़हन के जो ज़हन में जो क्वेश्चन है वो अब तक भी हल नहीं हो पा रहे हैं। आज के 2024 के दौर में भी वो अभी तक भी बच्चों को पोलियो के खतरे से महरूम रख रहे हैं अपने बच्चों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।